हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको अपने चैनल मिशन गवर्नमेंट एग्जाम में। तो दोस्तों, आज हम एंशियंट हिस्ट्री की महत्वपूर्ण क्लासेस को लेके आए हैं, टॉप 50 क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है आपका, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर वॉज द हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड? तो हड़प्पा खोज की कब 1921 में हुई थी और उसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी जी ने की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की थी। यह सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल था, जो वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। प्रश्न 2 है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला कहा जाता है? माउंट ऑफ डेड के रूप में जाना जाता है, तो मोहनजोदाड़ो है। ठीक है। सिंधी भाषा में मोहनजोदाड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। इसकी खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी। ये इंपॉर्टेंट है। इसका देखिए, स्टार्टिंग की दो इंपॉर्टेंट है इसमें। एक, हड़प्पा की खोज किसने की थी? 1921 में दयाराम साहनी जी ने की थी। और मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी जी ने की थी। ठीक। और यह वर्तमान के पाकिस्तान में सिंधु प्रांत में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह डॉकयार्ड कौन सा था? डॉकयार्ड मतलब कि जहाँ पे शिप विप आते थे ना, बंदरगाह बंदरगाह इसको कहते हैं। ठीक है, डॉकयार्ड। तो लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के एक प्रमुख बंदरगाह नगर था, जो गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ गोदीबाड़ी का साक्ष्य मिले हैं और जो विदेश व्यापार का संकेत देते हैं। प्रश्न 4 है हमारा, वेदों की संख्या कितनी और सबसे प्राचीन वेद? ये तो आपको मालूम होगा कि वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। और सबसे प्राचीन वेद हमारा कौन सा है? ऋग्वेद है। ठीक है। कुल वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इनमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन है, जिसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और गायत्री मंत्र का उल्लेख भी इसी ऋग्वेद में मिलता है। प्रश्न 5 है हमारा, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में व्यवहृत है और ये किसे समर्पित है? तो ये तृतीय मंडल में है और ये सूर्य देव को समर्पित। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में स्थित है, जिसकी रचना महर्षि विश्वामित्र ने की थी और यह मंत्र सूर्यदेव को समर्पित है। प्रश्न 6 है हमारा, सत्यमेव जयते जो भारत की राजचिन्ह पर अंकित है, किस उपनिषद से लिया गया? तो ये कहाँ से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की ही विजय होती है। ठीक, ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दशारथ युद्ध किस नदी पर लड़ा गया था? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये कौन सा है? परुष्णी, रावी नदी के किनारे। रावी नदी का पहले क्या नाम था? परुष्णी नाम था। इसका ट्रिक क्या है? तो आप इसको ऐसे याद रखो। ठीक है, जैसे परुष्णी लिखा है। ठीक। तो रावी, रावी एक पुरुष का नाम है, तो पुरुष से क्या हुआ हमारा? परुष्णी हो गया। ठीक है। इसकी व्याख्या देखते हैं क्या लिखा है। दशराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में 7वें मंडल में मिलता है। यह युद्ध परुष्णी आधुनिक रावी नदी के तट पर राजा सुदास और 10 जनों राजाओं के संग बीच लड़ा गया था, जिसमें राजा सुदास की विजय हुई थी। ठीक, ये 10 राजाओं का युद्ध कहाँ हुआ था? परुष्णी नदी के किनारे। प्रश्न 8 है हमारा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जो ऋषभ देव थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और संस्थापक ऋषभदेव, जिनको आदिनाथ भी कहते हैं। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, जिनमें 23वें पार्श्वनाथ और 24वें अंतिम महावीर स्वामी जी थे। ठीक है। 23वां कौन था? पार्श्वनाथ जी थे। भगवान महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ पे है? तो भगवान महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ पे है? वैशाली में है, कुंडग्राम। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व, कुछ स्रोतों में 599 भी लिखा हो सकता है, वैशाली के निकट कुंडग्राम कुल में हुआ था। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशाला था। प्रश्न नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 10 है हमारा, महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था? तो महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था? तो प्राकृत। ये जैन धर्म की भाषा, जहाँ से भी जैन जैन प्राकृत जो हमारी भाषा है, वो ज्यादातर जैन धर्म में ही इस्तेमाल हुई है। ठीक है। तो महावीर स्वामी ने आम जनमास की भाषा प्राकृत में अपने उपदेश दिए थे, जबकि बौद्ध धर्म के अधिकांश उपदेश किसमें है? पाली भाषा में। देखिए जहाँ पे लिखा है ना, बौद्ध धर्म के अधिकांश उपदेश पाली भाषा में थे और जैन धर्म के अधिकांश उपदेश किस में थे? प्राकृत में थे हमारे। प्रश्न नंबर 11 है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, हुआ था 583 ईसा पूर्व, 63 ईसा पूर्व में।
गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के तराई में स्थित लुम्बिनी कपिल वस्तु के शाक के क्षत्रिय कुल में हुआ था। और उनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। ठीक। प्रश्न नंबर 12 है हमारा। तो बौद्ध धर्म के एक रहत्याग की घटना है, वो उसको क्या कहा गया है? तो महाविनिष्क्रमण कहा गया है। ठीक है। महापरिनिर्वाण उनके मृत्यु की घटना को कहा गया है। और धर्म चक्र प्रवर्तन, जहाँ पे उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, कहाँ पे दिया था? तो सारनाथ में दिया था। ठीक। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में ज्ञान की खोज के लिए गृहत्याग करने की घटना को बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया था। और इनका प्रतीक घोड़ा है। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ा था। और 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। लगभग इनको 6 साल लग गए थे ज्ञान की प्राप्ति करने में। ठीक है। प्रश्न नंबर 13 है हमारा। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन प्रवर्तन कहा जाता है? तो अभी हमने आपको ऊपर बताया कि इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसको धर्मचक्र प्रवर्तन प्रवर्तन कहा गया है। तो ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया था, जिसे बौद्ध धर्म परंपरा में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस शासन काल में हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति थी, उसका आयोजन कब हुआ था? तो अजात शत्रु के समय में हुआ था। ठीक। तो इसका व्याख्या देखते हैं हम, क्या लिखा है कि गौतम प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगृह की गुफा में हर्यक वंश के शासक अजात शत्रु के शासन काल में होकर इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। ठीक। प्रश्न नंबर 15 है हमारा। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को दो संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित किया गया? ठीक। तो कब किया गया था ये? चौथी बौद्ध संगीति में किया गया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन में कुषाण राजा कनिष्क के शासन काल में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। और इस संगति में बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान नामक दो संप्रदायों में विभक्त हो गया था। प्रश्न नंबर 16 है हमारा। महाजनपद की सूची किस बौद्ध ग्रंथ और जैन धर्म में मिलती है? वे कब मिलती? अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। ऑप्शन ए। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपद की सूची बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय तथा जैन के भगवती सूत्र में मिलती है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। ठीक है। इस 16 महाजनपद में 8 महाजनपद हमारे कहाँ पे हैं? तो 8 महाजनपद हमारे यूपी में है। ठीक। 17 प्रश्न है हमारा। मगध साम्राज्य के किस शासक को श्रेणिक और पितृहीनता वंश के संस्थापक के संदर्भों में देखा जाता है? हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? ठीक। ये एक ही क्वेश्चन है कि इसके शासक को जो श्रेणिक और पितृहीनता वंश के संस्थापक के संदर्भ में देखा जाता है, या फिर हम बोलें कि इसको हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? ठीक। तो इसको कौन है? बिंबिसार। ठीक। मगध के शक्तिशाली हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में की थी। जैन साहित्य में इसे श्रेणिक कहा गया है। हर्यक वंश के इतिहास पितृहीनता वंश में भी कहा जाता है, क्योंकि इनके उत्तरदायी ने गद्दी के लिए अपने पिताओं की हत्या की थी। ठीक है। ऐसे भी परिवार हुआ करते थे, सोचो, है ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक। आगे बढ़ता है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना मगध शासक ने की थी। तो किस मगध शासक ने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी? तो उदयन ने। अजात शत्रु के पुत्र उदयन ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की और मगध की राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया गया था। ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करिएगा। भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम विदेशी शासक या साम्राज्य कौन था? तो डेरिस प्रथम था, जो खामना इसको बोलते हैं। हाँ, हकामनी सॉरी। ठीक। डेरिस प्रथम। भारत में प्रथम सफल विदेशी आक्रमण ईरानी के हकामनी वंश द्वारा राजा डेरिस प्रथम ने 516 ईसा पूर्व में किया था, जिसे गांधार और कम्बोज क्षेत्र को जीता था। सिकंदर का आक्रमण इसके बाद हुआ था। ठीक है। प्रश्न नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। तो सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हाई डापेस का युद्ध, बैटल ऑफ हाई डापेस, किस नदी के किनारे लड़ा गया? तो ये कहाँ गया था? झेलम वितिस्ता। झेलम नदी को पहले विदिस्ता बोलते थे ना। क्या नाम है इसका? विदिस्ता। उसको क्या है? झेलम। ठीक है। ट्रिक देखो कैसे याद करते हैं। इसमें लास्ट में आप देखेंगे ये शब्द आ रहा है तिस्ता। इसको मतलब टेस्ट से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है। टेस्ट मतलब टेस्ट कैसा है? इतना खराब टेस्ट है कि तुम उसको झेल गए, तो टेस्ट को क्या हुआ? झेल गए। इससे ये ट्रिक बन जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अ, प्रश्न नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन था और उसने किसे हराकर मौर्य की स्थापना की थी? ठीक है। मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो
मौर्य वंश के संस्थापक हमारे चंद्रगुप्त मौर्य, और किन्होंने किसको हराया था? घनानंद। किसकी सहायता से हराया था? कौटिल्य की सहायता से, ठीक, जिसको चाणक्य भी कहते हैं हम लोग। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य या कौटिल्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद की हत्या कर 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। प्रश्न 22 है हमारा, अर्थशास्त्र नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के लेखक कौन है जो मौर्य प्रशासन की जानकारी देता है? तो इसके लेखक कौन है? कौटिल्य, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी उन घनानंद जी को हराने में और चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य की स्थापना कराने में। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, विष्णुगुप्त या चाणक्य, इनके देखो तीन नाम है। पहला को है कौटिल्य, दूसरा है चाणक्य, और तीसरा है विष्णुगुप्त। ये कहीं भी मिले तो आप एक ही इंसान को समझना, ठीक है, ऐसा नहीं कि अलग अलग समझें। तो यह पुस्तक मुख्य रूप से राजनीतिक मुख्य रूप से राजनीतिक, लोक प्रशासन और सैन्य संगठन पर आधारित है, न कि अर्थशास्त्र पर, ठीक है। प्रश्न नंबर 23 की तरफ है, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था और उसने कौन सी पुस्तक लिखी? तो ये जो मेगास्थनीज है ये कब आया था, किसके समय में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समझ में आया था। और इसने एक किताब लिखी थी इंडिका, जिसमें भारत के बारे में अच्छी अच्छी बातें इन्होंने लिखी थी, भारत का दौरा किया था और उसके बारे में अच्छी किताब लिखी थी, ठीक है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्यकालीन साम्राज्य, समाज और प्रशासन का विस्तृत विवरण दिया है। प्रश्न नंबर 24 कहता है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में किस जैन भिक्षु से दीक्षा लेकर श्रवण बेलगोला में सल्लकी पद्धति द्वारा प्राण त्यागे? तो कब? भद्रबाहु, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम समय में जैन भिक्षु व्रत जैन धर्म की दीक्षा ली और कर्नाटक के श्रवण बेलगोला जाकर सल्लेना के माध्यम से देह त्यागी थी। और ये चंद्रगुप्त, ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने लास्ट में जैन धर्म को अपना लिया था, ठीक है। ये आपका एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछ चुका है पिछले साल का। सम्राट अशोक ने कलिंग पर किस वर्ष आक्रमण किया था, जिसका वर्णन 13वें शिलालेख में मिलता है, ठीक है। तो इसने कब आक्रमण किया था? 261 ईसा पूर्व में। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था, और इस युद्ध में भीषण नरसंहार को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ और उन्होंने भीतर ही भीतर मतलब धर्मघोष की नीति अपना ली थी, ठीक। और इन्होंने, सम्राट अशोक ने किन की नीति अपनाई थी? धर्मघोष की, और ये बौद्ध धर्म में परिवर्तित हो गए थे। बौद्ध धर्म का इन्होंने प्रचार प्रसार भी बहुत से अनेक देशों में इसका किया, प्रचार भी किया इनका ना बौद्ध धर्म में, ठीक है, सम्राट अशोक। अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय किस बौद्ध भिक्षु को जाता है? तो भी हमने उसका ऊपर एक ऐसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, लेकिन उसका आंसर भद्रबाहु था, ठीक। इसमें पूछा है कि बौद्ध धर्म को दीक्षित करने का श्रेय किस बौद्ध भिक्षु को जाता है? तो उपगुप्त को जाता है। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट सम्राट अशोक को बौद्ध भिक्षु उपगुप्त के धर्म की दीक्षा दी गई थी, जिसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म का व्यापक प्रचार प्रसार करवाया था। अशोक के अभिलेखों का सर्वप्रथम पढ़ने में किसने और किस वर्ष सफलता प्राप्त की थी? तो जेम्स प्रिंसप ने 1837 अशोक के शिलालेखों को और अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने की सफलता 1837 में ब्रिटिश पुरातत्ववादी जेम्स प्रिंसप को मिली थी। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी और खराशी लिपि में। अगर आपको इस जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करना पड़ेगा। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और मैं चैनल में कमेंट भी कर दूंगा, ठीक है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था जिसकी हत्या कर उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी? तो कौन था इसका लास्ट शासक? कौन था? तो बृहदत्त था मौर्य वंश का अंतिम शासक। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। 185 ईसा पूर्व में उसके ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मगध साम्राज्य पर शुंग वंश की स्थापना की थी। बृहदत्त को इसने मार के और शुंग वंश की अपनी खुद की स्थापना की थी, ठीक, इसकी स्थापना। भारत में शुद्ध सोने के सिक्के सबसे पहले व्यापक स्तर पर किसने जारी किए थे? तो कुषाणों ने किए थे, ठीक। भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के हिंदू यूनानियों ने जारी किए थे, लेकिन सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश के शासकों ने जारी किए थे। गुप्त शासक ने सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए थे, ठीक। प्रसिद्ध संख संवत की शुरुआत कुषाण राजा कनिष्क ने किस वर्ष की थी, जो वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय पंचांग है? तो 78वीं ईस्वी में। कुषाण वंश के महानतम शासक कनिष्क ने अपने राज्याभिषेक के अवसर पर 78 ईस्वी एडी में बोले संक शक संवत चलाया था। भारत सरकार द्वारा इसे ही राष्ट्रीय पंचांग के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 31 है हमारा, चरक जो चिकित्सा शास्त्र के महान विद्वान थे और जिन्होंने चरक संहिता लिखी थी, इसके राज्य वैदात कौन थे? तो कनिष्क थे। आचार्य चरक कुषाण शासक कनिष्क के राज्य वैद्य थे। आयुर्वेद के प्रसिद्ध
ग्रंथ चरक संहिता की रचना उन्होंने की थी। कनिष्क के दरबार में नागार्जुन और अश्वघोष जैसे विद्वान भी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 32 है हमारा। किस किसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है? जिन्होंने अपनी पुस्तक माध्यमिक सूत्र में सापेक्षता का सिद्धांत दिया, तो नागार्जुन को कहा जाता है। बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। उन्होंने शून्यवाद का प्रतिपादन किया और अपनी पुस्तक माध्यमिक सूत्र में सापेक्षित के सिद्धांत की चर्चा की थी उन्होंने। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर किसे माना जाता है? जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, तो इसको चंद्रगुप्त प्रथम को। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक के रूप में। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसी ने सर्वप्रथम संप्रभुता संपन्न होकर महाराज की उपाधि ली और गुप्त वंश संवत को चलाया था। तो ठीक है, इसको आप पढ़ लीजिएगा एक्सप्लेनेशन इसका। किस गुप्त शासक को इतिहासकार वी ए स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा था? तो भारत का नेपोलियन किसको कहा था? समुद्रगुप्त ने। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीपीसी में और जीडी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो समुद्रगुप्त की महान सैन्य विजयों और कभी न हारने की प्रवृत्ति के कारण इतिहासकार भीषण के समय उन्हें भारत का नेपोलियन कहा था। समुद्रगुप्त को सिक्कों पर वीणा बजाते हुए भी दिखाया गया है, जिससे उनके संगीत प्रेमी होने का पता चलता है। प्रश्न 35 है हमारा। प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ लेख की रचना किसने की थी? जो समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की जानकारी देती है, तो हरिशेर ने की थी। प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिशेर ने चंपू शैली में संस्कृत भाषा में की थी। प्रसिद्ध चीनी यात्रा फाहियान फाहियान किस गुप्त शासक काल के भारत में आया था? तो विक्रमादित्य के समय में, चंद्रगुप्त द्वितीय है ना, इनके समय में फाहियान आया था। और चीनी बौद्ध भिक्षु फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहा जाता है, के शासनकाल में 399 से 412 ईस्वी में भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही नवरत्न जैसे कालिदास, धनवंतरी, अमर सिंह आदि रहते थे। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की है? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है? कुमारगुप्त प्रथम ने की है। बिहार में स्थित प्राचीन शिक्षा के सुप्रसिद्ध केंद्र नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी में की थी, और इसे बाद में बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था, इसमें आग लगा दिया था इसने। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने। भारत पर होने वाले बर्बर हूणों के आक्रमण को किस गुप्त शासक ने विफल कर दिया था? जिसका विवरण जूनागढ़ और बेतरी स्तंभ के लेख में मिलता है, तो स्कंदगुप्त ने। हूणों का पहला भयंकर आक्रमण स्कंदगुप्त के समय हुआ था। स्कंदगुप्त ने वीरतापूर्वक हूणों को पराजित कर बाहर खदेड़ा दिया था। इसकी जानकारी भीतरी स्तंभ लेख गाजीपुर में मिलती है। ठीक है, प्रश्न 29 है हमारा। 39, सती प्रथा का प्रथम लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त होता है? जो 510 ईस्वी का है, तो एरड़ अभिलेख है ना। ये सती प्रथा का जो प्रथम पुरातत्व साक्ष्य है 510 ईस्वी के एरड़ अभिलेख मध्य प्रदेश से मिलता है, और यह गुप्त शासक के भानुगुप्त के समय का है, जिनमें उनके सेनापति गोपराज के युद्ध में मृत्यु हो गई, तो और उनके पति सती होने का उल्लेख है। ठीक है, वर्धन कुशभूमि वर्धन कुशभूति वंश के महानतम राजा हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? तो थानेश्वर से कन्नौज, इन्होंने इसकी राजधानी को स्थानांतरित कर दिया था। हर्षवर्धन के प्रारंभ में अपनी राजधानी थानेश्वर हरियाणा रखी थी, परंतु बाद में उन्होंने अपनी बहन राजश्री की सुरक्षा और प्रशासनिक सुविधा के लिए राजधानी को उत्तर प्रदेश से कन्नौज स्थानांतरित कर दिया था। चीनी यात्री हुएन सांग, जिसे यात्रियों का राजकुमार कहा था, किसके शासन में भारत आया था? तो ये हर्षवर्धन के समय में आया था। हुएनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में 629 से 645 के बीच में भारत आया था। उसने नालंदा विश्वविद्यालय के अध्ययन और अध्यापन दोनों किया था। उसका यात्रा वृतांत सुयुकी नाम से प्रसिद्ध, उसकी किताब थी सुयुकी। ठीक है, प्रश्न नंबर 42 है हमारा। राजा हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किस चालुक्य शासक ने पराजित किया था? जिसका उल्लेख एहोल अभिलेख है, तो पुलकेशिन द्वितीय ने। ठीक, उत्तर भारत के स्वामी हर्षवर्धन को दक्षिण पक्ष की ओर से बढ़ने रोकने के लिए ब्राह्मणी चालुक्य वंश के महाप्रतापी राजा पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। इस विजय की जानकारी रवि कीर्ति द्वारा रचित एहोल अभिलेख में मिलता है। प्रश्न नंबर 43 है। प्रश्न 43 है, कादम्बरी और हर्षचरित जैसी अमर कृतियों के लेख कौन से है जो हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट, जिन्होंने सम्राट हर्षवर्धन की जीवनी हर्षचरित तथा विश्व का पहला उपन्यास माने जाने वाला कादम्बरी लिखा था। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। कश्मीर के इतिहास पर आधारित प्रसिद्ध पुस्तक तरंगड़ी के लेखक कौन है? राज तरंगड़ी के लेखक कौन है? कल्हाड़ थे। राज तरंगड़ी अर्थात राजाओं की नदी की रचना
काल्हार ने 12वीं शताब्दी में की थी। यह पुस्तक संस्कृत भाषा में लिखी गई है और इसे भारत का प्रथम प्रामाणिक ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है जो कश्मीर के इतिहास का विस्तृत वर्णन कराता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 45 है हमारा। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 और द्वितीय 1192 पृथ्वीराज चौहान और किसके बीच लड़ा गया था? तो महमूद गौरी के बीच में। पहला युद्ध हमारे पृथ्वीराज चौहान जीते थे और दूसरा वाला कौन जीता था? मोहम्मद गौरी ने। तराइन युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद के बीच लड़ा गया था। 1191 के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे थे, लेकिन 1192 के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी, जिसने भारत में मुस्लिम शासक की नींव रखी थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 46 है हमारा। प्रसिद्ध एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राष्ट्रकूट शासक द्वारा कराया गया था? तो कृष्ण प्रथम। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित एलोरा की गुफाएं विपक्ष एकाश्म कैलाश मंदिर एक ही चट्टान को काटकर बनाकर निर्माण राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण प्रथम ने करवाया था। प्रश्न 47। चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, जो अपने कुशल नौसेना, नेवी और स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? तो विजयाला ने की थी। पल्लवों के ध्वंसावशेषों में पर मध्यकालीन चोल साम्राज्य की स्थापना विजयाला ने इतने में की 885 ईस्वी में की थी और अ, इनको स्थानीय स्वशासन के लिए जाना जाता है। प्रश्न नंबर 48 है। चोल शासक राजराज प्रथम द्वारा तंजौर में निर्मित विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? तो बृहदेश्वर मंदिर है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर पूरी तरीके से ग्रेनाइट से निर्मित विश्व का पहला मंदिर है। इसे चोल सम्राट राजराज प्रथम ने बनवाया था, जिसके कारण इसे राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। यह भगवान शिव को समर्पित है। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण मध्य प्रदेश के किस वंश के शासकों ने करवाया था? चंदेल वंश के शासकों ने करवाया था। चंदेल वंश मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर का निर्माण 950 से 1050 ईस्वी के बीच बुंदेलखंड के चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था। यहाँ का कदरिया महादेव मंदिर सबसे प्रसिद्ध है। ओदंती और विक्रमशिला बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना पाल वंश के किस प्रसिद्ध शासक ने की थी? धर्मपाल। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे, लेकिन बिहार के भागलपुर में स्थित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल के पुत्र धर्मपाल ने की थी, जो बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं तक आज खत्म करते हैं। अब आज तो हमने एंशियंट हिस्ट्री को पढ़ा है, कल की वीडियो में हम मेडिवल की हिस्ट्री को कवर अप करेंगे, मेडिवल हिस्ट्री, है ना। इसी तरीके से हम हर बार 10-10 मिनट से या 10 से 30 मिनट के बीच में हर एक टॉपिक को ख़त्म करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो